क्या हाल है साथियों, मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपके समक्ष लेके आ गए 23 जून का करंट अफेयर हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में यूपीएससी और अदर स्टेट पीसी एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज का हमारा सेशन देखिए यूपीएससी और ईपीएफओ का हमारा कंप्लीट पेड ग्रुप और या फिर सिर्फ टेस्ट सीरीज का पेड ग्रुप चालू है। आप लोग ज्वाइन करने के लिए इन दो नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं 856488053096906608 पर। देखिए हमारे टेलीग्राम के चैनल है ओनली करंट अफेयर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज मेन चैनल है हमारा, और इंस्टाग्राम पे भी हम आ चुके हैं स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज। इस पर हम लोग क्या है जो हमारे पेड पीडीएफ भी है उनको भी हम पिक्स के माध्यम से यहाँ पर शेयर कर देते हैं। और सिर्फ यूपीएससी के लिए अगर आप लोग का फोकस है तो ओनली यूपीएससी लिखेंगे टेलीग्राम पे जाके, तो इस चैनल को भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, आज के जो हमारे टॉपिक्स प्रीलिम्स और मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो देखिए। पहला तो ग्रीष्म संक्रांति यानी कि समर सोलस्टिस, इसके अलावा जो है बायोटेक किसान प्रोग्राम। ठीक, ये एक स्कीम है, जानेंगे इसके बारे में। नॉर्थ ईस्ट पे थोड़ा फोकस किया जा रहा है, क्या चीज़ है देखेंगे। WHO ने ये बताया है कि भैया जो गिनिया, ठीक, सिएरा लियोने, ठीक है, और एक और कंट्री है गिनिया, यहाँ पे जो है इबोला पहले यहाँ पे एंड हो चुका था, अब यहाँ पे भी एंड कर दिया गया, मतलब कि अब नहीं है यहाँ पर। ठीक, WHO ने बोल दिया है। हबल स्पेस टेलीस्कोप, अरे यार इसके साथ क्या हो गया, क्या क्यों है न्यूज़ में, देखेंगे इसके बारे में। ग्रीन हाइड्रोजन पहल पर शिखर सम्मेलन, भारत कर रहा है इसकी मेजबानी, इसलिए न्यूज़ में है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। कहाँ जा रहा है था देखिए। आज जो है हमारा पहला टॉपिक है ग्रीष्म संक्रांति यानी कि समर सोलिस्टिस। सोलिस्टिस का अगर आप देखो तो होता है सन स्टैंड स्टिल। ठीक, मतलब जो है सन बिल्कुल ऊपर रहता है। अब जैसे अगर हम लोग इसको डायग्राम से देखें तो ये जो है हमारा है समर सोलिस्टिस का बना हुआ है वैसे तो। ठीक, यहाँ नहीं चलेंगे हम, और नीचे चलेंगे, आज इससे समझेंगे। देखिए जो आपकी अर्थ है, ठीक, उसका देखिए ये एक्सिस यहाँ से ऐसे अगर आप सीधे से देखोगे तो ये 23.5 डिग्री का इस पर जो है फ़र्क आता है। टिल्टेड है, टिल्ट है हमारा एक्सिस, जिसपे कि ये वेस्ट टू ईस्ट अर्थ हमारी मूव करती है। अच्छा, अर्थ का देखिए ये बीच वाली जो है विषुवत रेखा होती है, इसके नॉर्थ में अगर आप जाओगे तो क्या होता है, कर्क रेखा होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और साउथ में जाओगे तो क्या होता है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन यानी कि मकर रेखा होती है। ठीक, अब ये देखो ये जब टिल्ट यहाँ पे ऐसे हो रहा है, ठीक, अभी क्या है समर सोलिस्टिस है, सन अपना यहीं पे ही है, अर्थ जो है क्या है कि ऐसे मूव कर रहा है ना, ऐसे। ठीक, तो अब हो क्या रहा है कि टिल्ट होने की वजह से ये ऊपर वाला जो है इनका अर्थ का जो चेहरा है वो अर्थ सन के जस्ट सामने आ जाता है। तो ये कब जब होता है तब समर सोलिस्टिस तब कहलाता है जब आपका ये समझ में ऐसा दिखता है कि जो सन है वो जस्ट ऊपर आ गया है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाली लाइन पे। ठीक, और अगर आप इसको ऐसे देखो जब आपका जो है विंटर का समय, विंटर का सोलिस्टिस तब होगा, संक्रांति तब होगी जब सन बिल्कुल जो है सामने आ जाए किसके, आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के यानी कि मकर रेखा के। ठीक, तो ये सारी चीज़ें होती है जब जब आपका समर सोलिस्टिस है तो भैया गर्मी हो रही है, और ये देख रहे हो नॉर्थ वाला ज़्यादा सन की तरफ है ना, इसलिए। ठीक, और अगर यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि नॉर्थ वाला तो इधर हो गया है और पास में कौन सा दिख रहा है, सन के इधर। ठीक, तो जब आपका अभी के समय पे जब समर सोलिस्टिस हो रहा है, मतलब कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर सन दिखाई देता है, ऐसा लगता है, तब जो है नॉर्थ में तो है आपके गर्मी, लेकिन साउथ में देख रहे हो छुपा हुआ दूर भी है अर्थ से, तो ये हो जाता है क्या, यहाँ पे इस समय है वहाँ पे सर्दी। ठीक, विंटर, इसी के जस्ट उल्टा हो जाता है आपका विंटर सोलिस्टिस में, नॉर्थ में होती है आपकी सर्दी और साउथ में होती है गर्मी। और ये देखिए इक्विनॉक्स, एक और शब्द है यहाँ पर। इक्विनॉक्स का मतलब ये होता है कि दिन और रात एक ही लेंथ के होते हैं, दिन और रात एक ही लेंथ के होते हैं। सितंबर 22-23 को ऑटमनल जो इक्विनॉक्स होता है, मार्च 20-21 को आपका वर्नल इक्विनॉक्स भी होता है। हमारा जो हिंदू कैलेंडर है वो बताइए कब से स्टार्ट होता है, ये क्वेश्चन पूछ भी चुका है यूपीएससी। ठीक, और यहाँ पे देखिए अभी 21 जून को जो है सबसे लंबा दिन होता है, और इसीलिए जो है योगा डे भी इसी दिन बनाया जाता है। तो यहीं पे ये सारी चीज़ें यहाँ बताई गई हैं। लॉन्गेस्ट डे होता है, ट्रॉपिक कैंसर जो है थोड़ा सा टिल्टेड है नॉर्थ में, और का अगर देखा जाए तो, और ये मार्च और सितंबर में जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपका क्या होता है, गर्मी टाइप से रहती है। ठीक, और ये देखिए कुछ यहाँ पे वो दिए गए हैं सर्कल, ये ऐसा है नहीं, बस हमने अपने ज्योग्राफी अर्थ को पढ़ने के लिए ऐसा बनाया गया है। तो ये जो आपका अक्षांश हैं, ठीक, यानी कि लैटिट्यूड है अलग अलग,
तो ये तो इक्वेटर हो गई, और इसके ऊपर ट्रॉपी ऑफ कैंसर जो है, जो कि इसको हम लोग जानते हैं कर्क रेखा के द्वारा, तो ये अक्षांश जो है 23.5 होता है डिग्री नॉर्थ में। 66.5 डिग्री नॉर्थ में जो है आर्कटिक सर्कल होता है, वैसे अंटार्कटिक यहाँ पे होता है, ट्रॉपी ऑफ कैप्रिकॉर्न यहाँ पे। ठीक है, ये सारी चीज़ें तो पता ही होंगी। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब आपका समर सोल्स्टिस हो रहा है तो ये 6 महीने के लिए पोलर, ये जो पोलर एरियाज है ना, यहाँ कभी रात होती ही नहीं है, और यहाँ कभी सवेरा नहीं होता साउथ में, ध्यान रखना। ठीक, 6 महीने तक। और ये सारी चीज़ें यहाँ बताई गई हैं, वही सारी चीज़ें जो मैंने आपको ऊपर बताई, आपका समर सोल्स्टिस और विंटर सोल्स्टिस दोनों से संबंधित। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है कि जैव प्रौद्योगिकी किसान कार्यक्रम, बायोटेक्नोलॉजी किसान प्रोग्राम की बात हो रही है। इसमें अभी संदर्भ यहाँ पे ये है कि हम इस वाले डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो है वो चाहता है कि जो हमारा प्रोग्राम है बायोटेक किसान प्रोग्राम, इसको नॉर्थ ईस्ट के रीजन में ले जाया जाए। वहाँ बहुत बहुत ज़्यादा जरूरी है। वो होता क्या है कि जो है आपका फुल फॉर्म समझ लेते हैं, बायोटेक कृषि इनोवेशन साइंस एप्लीकेशन नेटवर्क। कृषि, ठीक, यानी एग्रीकल्चर संबंधित, इनोवेशन यानी कि कोई नवाचार, नए आइडियाज़, साइंस का एप्लीकेशन करना है, मतलब जो साइंटिस्ट हैं वो एग्रीकल्चर यानी कृषक जो हैं या फिर एग्रीकल्चर जो है उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसके नए नए प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस निकालने हैं, साइंस की मदद से, टेक्नोलॉजी की मदद से इनोवेशन करना है। इसका एक नेटवर्क है, जैसे आप लोगों ने किसान विकास केंद्र, विज्ञान केंद्र सुना होगा नाम, ठीक, वैसे ही साइंस की कई सारी लेबोरेटरीज है एग्रीकल्चर संबंधित। वो सब सारे काम, साइंटिस्ट का काम यह है कि जो भी एग्रीकल्चर मतलब कृषक जो है या फिर एग्रीकल्चर संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स है उनके नए से नए सोल्यूशंस निकाले जाएं। और अब यहाँ पे कवायद ये चल रही है कि नॉर्थ ईस्ट रीजन में इसको ले आना बहुत जरूरी है। क्यों नॉर्थ ईस्ट रीजन में क्या हो रहा है कि वहाँ पे ज़्यादातर तो फूड ग्रेन्स का जो पूरे देश का अगर देखा जाए तो फूड ग्रेन्स का जो उनका कंट्रीब्यूशन है बहुत ही मिनिमल है। ठीक, एग्रीकल्चर वहाँ पे ज़्यादातर 70% लोग तो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर पे, यानी कि पोल्ट्री और डेयरिंग ये सारी चीज़ें। लेकिन वहाँ पे जो फूड ग्रेन्स हैं वो बहुत ही कम है यार, मतलब बहुत ही ना के बराबर है। ज़्यादातर तो उनको इंपोर्ट करना पड़ता है, चाहे वो डोमेस्टिकली भारत से ही या फिर भारत के बाहर से भी। तो इसलिए यहाँ के लोगों की, यहाँ के कृषक की इनकम बढ़ाने के लिए, यहाँ पे लोगों की जो प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए बायोटेक किसान जो प्रोग्राम है नॉर्थ ईस्ट में ले जाने की बात करी जा रही है, ताकि फार्मर्स और उनकी लोकल जो प्रॉब्लम्स है उनका साइंटिफिक सोल्यूशन दिया जा सके। यही चीज़ यहाँ पे बताई गई। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन बोलते हैं। क्या होता है इसमें कि आपका लैब टू फार्म्स ऐसे करके बोला जाता है। जीएस पेपर 3 में ये है, पूछा जाएगा तो इसको आपको लिखना पड़ेगा। ये वाली स्कीम 2017 में आई थी, और इसमें यही कि जो साइंस की लेबोरेटरी है उनको फार्मर्स से जोड़ो और उनके सोल्यूशन दो। और इसमें अभी तक 146 बायोटेक किसान हब्स बनाए गए हैं, जो कि कवर कर रहा है टोटल जो है 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स को, ठीक, और 110 एस्पिरेशनल आकांक्षी जो जिले हैं सभी को ये कवर करता है। ठीक, जो 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं इनको जो है आप लोग को जरूर जानना चाहिए। मतलब एग्रीकल्चर आप वैसा करो जो उस क्लाइमेट के अनुकूल है। ठीक, मान लीजिए कोई जैसे बहुत ज़्यादा वाटर इंटेंसिव कोई क्रॉप है, जैसे कि राइस है, बहुत ज़्यादा पानी लगता है यार। अब उसको आप राजस्थान में करोगे तो क्या उगेगा? क्या समझ लो, नहीं उगेगा ना। तो ये वाली चीज़ है, वहाँ तो वैसे ही सब इतना पानी कम है, तो आप राइस ना करो बल्कि बाजरा, रागी, ये सारी चीज़ें होती है ना वहाँ पर, कोर्स मोटा अनाज जिसमें पानी की जो है ज़रूरत कम पड़ती है। तो ये होता है कि आप एग्रीकल्चर करिए क्लाइमेट के अनुकूल वाली बात है। ठीक, और इस स्कीम ने बहुत सारे लाखों फार्मर्स को जो है उनका आउटपुट बढ़ाया एग्रीकल्चर का, इनकम का। और 200 से ऊपर जो है उद्यमी जो इसमें लगे हुए हैं रूरल एरियाज़ में। आपका इम्प्लीमेंटेशन अगर देखा जाए तो नॉर्थ ईस्ट रीजन में कराया जाएगा। यहाँ पे वही है कि एग्रीकल्चर को टेक्नोलॉजीज जोड़ो, ज़्यादातर जो लघु और सीमांत फार्मर्स हैं उनको जोड़ो, और उसमें भी जो वीमन फार्मर्स हैं उनको सबसे पहले जोड़ो। समझ में आ गई बात? अब ये जो हब हैं, जो किसान बायोटेक, ये बायोटेक किसान के हब हैं, ये वैसे ही हैं, टॉप साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस हैं, ये वहाँ से मदद ले सकते हैं नॉर्थ ईस्ट वाले। किससे किससे? स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से, कृषि विज्ञान केंद्र से, फार्मा ऑर्गेनाइजेशन, जो भी है, टेक्नोलॉजी बस पहुंचनी चाहिए फार्मर्स तक। इंपॉर्टेंस यहाँ पे यही है कि नॉर्थ ईस्ट रीजन के जो है 70% लोग तो एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर पे अपनी आजीविका तो करते हैं, बट इनका जो कंट्रीब्यूशन है नॉर्थ ईस्ट पूरे रीजन का, पूरे क्षेत्र का, वो सिर्फ 1.5% है भारत के फूड ग्रेन में।
और जो है ज़्यादातर तो वो इम्पोर्ट करते हैं अपने खुद के खाने के लिए भी। तो ये जो अनटैप्ड पोटेंशियल, अब यहाँ पे पोटेंशियल को कैसे उभारा जा सकता है कि आप एग्रीकल्चर में भी हॉर्टिकल्चर को बढ़ावा दो। कुछ स्पेसिफिक क्रॉप्स, जो निर्दिष्ट क्रॉप्स हैं जो वहाँ के क्लाइमेट के अनुकूल हैं, उनको आप बढ़ावा दो, फिशरीज को बढ़ावा दो, लाइव स्टॉक प्रोडक्शन को बढ़ावा दो, प्लांटेशन क्रॉप्स को बढ़ावा दो, जैसे कि टी हो गया, कॉफ़ी हो गया, ये सारी चीज़ें। एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है? ये एक तरीके से एग्री टेक इसको भी बोला जाता है, और ये इसमें यही है कि साइंस इन्वॉल्व होता है, साइंटिफिक टूल टेक्निक देता है, ताकि जो है अच्छे से जो है आपका डायग्नोस किया जाए, वैक्सीन बनाई जा सके, और टिश्यू कल्चर और प्लांट को सबको जो है कुछ ना कुछ उनके जीन्स में जो चेंज करके बेहतर बनाया जा सके, क्लाइमेट रेजिलिएंट बनाया जा सके, क्लाइमेट कठिन हो रहा है तब भी वो उसमें जी जाए। क्रॉप बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसा एस्पेक्ट है आपका एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी की, जिसने बहुत ज़्यादा अपने आप को डेवलप किया है रिसेंट टाइम पे। ठीक, आपका देखो जो डीबीटी है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ये मोस्ट यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है, और उसमें देखिए यही है कि बायोटेक्नोलॉजी का विकास करना है, एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, साइंस और इन सब में भी बढ़ावा देना है, सिंपल सी बात है। अगली एक अच्छी खुशखबरी है अफ्रीकन नेशन गिनिया के लिए। WHO जो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन है, उसने कहा है कि इबोला आउटब्रेक खत्म हो चुका। अभी फरवरी में हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था, 12 लोग मर भी गए थे गिनिया में, और अब इसको जो है WHO ने कहा है कि नहीं, अब कोई भी यहाँ पे नहीं है डिजीज़, इबोला आउटब्रेक यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। आप लोगों ने देखा, पढ़ा भी होगा शुरुआत में, और यूपीएससी ने पूछा भी था, बताइए किन किन देशों में, फला फला 3 देश के, उसने 4 ऑप्शन दिए थे अलग अलग, और उसमें पूछा था बताइए किन किन देश में इबोला जो है आउटब्रेक सबसे ज़्यादा हुआ है। ठीक, तो उसमें लाइबेरिया, सिएरा लियोन और आपका जो है गिनिया होगा। ठीक, ये उस समय का आंसर था। 2014-16 में काफ़ी तेज़ी से 11,300 लोग मर चुके थे वहाँ पर, और ये वहाँ पे फैला था। इबोला वायरस डिजीज़ है, ध्यान रखना, काफ़ी रेयर है, डेडली डिजीज़ है। रेयर भी है, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन डेडली भी है। ठीक, नॉन प्राइमेट जो होते हैं, एक तो आदमियों मतलब लोगों में भी हो सकता है, और नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स भी हो सकता है। नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स कौन कौन से होते हैं आपके? ये मंकी, ठीक, बंदर, गोरिल्ला, चिंपैंजी, तो ये सब जो है नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स होते हैं। वायरस हो गया, और ये ज़्यादातर देखा गया है कि ऐसे जानवर जो इन्फेक्टेड हैं इबोला वायरस से, उनके कांटेक्ट में आ जाओ आप। अब कांटेक्ट में कैसे आ सकते हो? मान लो आपने उन जो इन्फेक्टेड हैं उनको छू लिया, या फिर उनका गोश्त खा लिया, मतलब मीट खा लिया, ठीक है, और या फिर जो है जो जो ग्रसित हो गया कोई व्यक्ति, उसके मतलब मान लीजिए फ्लूइड व्लूइड कहीं से भी पानी निकल रहा है या फिर कुछ है, तो उसको किसी और ने छू लिया, तो इस तरीके से इबोला वायरस जो है आपका फैल सकता है। अब इसमें देखिए यही होता है, इसमें इंटरनल ब्लीडिंग भी हो जाती है, आपका ब्लड वेसल्स फट जाते हैं ये। ठीक, इंटरनल एक्सटर्नल ब्लड की जो है ब्लीडिंग हो सकती है, मतलब ये चीज़ है। अच्छा, इबोला होते भी कई सारे वायरस की मतलब पूरी फैमिली है। एक तो इबोला वायरस है, दूसरा सूडान वायरस है, टाई फॉरेस्ट वायरस है आपका, और बूंदी बुगियो वायरस है। ठीक, तो ये 4 तो जो है आपका इंसानों में भी देखा गया है। रेस्टॉन जो है, और इसके बाद रेस्टॉन और बॉम्बाली, ये इसके बारे में अगर आप देखो तो रेस्टॉन तो है नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स और पिग्स में होता है, और ये पीपल में नहीं होता है। बॉम्बाली को अगर देखा जाए तो 2018 में पहली बार इसको चमगादड़ों में देखा गया था, और एक्सपर्ट को अभी तक मतलब ये नहीं पता है कि ये डिजीज़ कॉज कर सकते हैं दूसरे एनिमल्स और या फिर इंसानों में भी, पीपल में भी। अब इनसे कैसे निपटा जाए, तो निपटने का सबसे अच्छा साधन है कम्युनिटी एंगेजमेंट। सब लोग मिलकर जो है इस पे ध्यान दो कि हाँ, सबको रोको, खुद भी बचो, सबको रोको, जो कि कोरोना में होना चाहिए था, हुआ नहीं। ठीक है, होना चाहिए था ये चीज़। ठीक है ना, अभी क्या है, जैसे ही लॉकडाउन हटता है तुरंत लोग जो है बिल्कुल दौड़ने लगते हैं इधर उधर, तो उसकी वजह से जो है थर्ड वेव भी ऐसा बोला गया है एम्स के डॉक्टर के द्वारा कि 6 से 8 वीक में आ जाएगी। ठीक है, यानी 2 महीने, तो 2 या फिर उससे पहले भी आ सकती है। तो एक चीज़ तो है कि हम लोग को सतर्क, उन्होंने कहा है कि अगर इसी तरीके से पार्टी करते रहे, मैरिज और इन सब में हम भीड़ भाड़ में लोगों में जाते रहे, तो ये हो सकता है। ठीक, तो ये वाली चीज़ है। अगला देखिए, इसमें यहाँ पे बताया गया है कि आप लेबोरेटरी सर्विस और मतलब स्वास्थ्य की सर्विसेज अच्छी करो, पहले सपोर्टिव केयर मिल जाए तो सबसे अच्छा। ठीक, रिहाइड्रेशन हो जाए सबसे बढ़िया, चूँकि इसका अभी कोई भी लाइसेंस ट्रीटमेंट जो प्रूवन है कि इस वायरस को ख़त्म कर लेगा, अभी है नहीं। तो शुरुआती दौर में ही अगर आपको सपोर्टिव केयर मिल जाती तो बहुत अच्छी बात है। ठीक, बट ए रेंज ऑफ ब्लड, इम्यूनोलॉजिकल एंड ड्रग थेरेपीज जो है अंडर डेवलपमेंट है, लेकिन अभी मौजूद नहीं है, तो ध्यान रखिएगा।
अब इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल ब्लीडिंग हो जाती है, ब्लड वेसल ख़त्म हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। टारगेट क्या होता है, जो फंक्शनल सेल हैं लीवर के उनको अफेक्ट करता है, ब्लड वेसल जो है उसको अफेक्ट करता है, और जो ब्लड सेल हैं ठीक वो एब्जॉर्व कर लिए जाते हैं फॉरेन पार्टिकल्स के द्वारा। ये सारे सिम्टम में हमें बुखार उखार आता है। और WHO ने इसको माना है कि फ्रूट बैट जो है उससे ये मतलब ये नेचुरल इबोला वायरस के होस्ट हैं। ये मैं बता चुका हूँ, फिर से रिवाइज हो रहा है आज। ठीक, 1976 में ढूंढा गया था, ऐसा नहीं कि 2014 में ही आया था ये। 1976 चला आ रहा है, लेकिन अफ्रीका है, गरीब देश है, पैसे नहीं है उसके बाद मेडिसिन देने के, तो मेडिसिन बनाने वाली कंपनियां बना भी नहीं रही हैं। तो ये एक बड़ी विडंबना है, बड़ी जो है क्या बताएं, बहुत मजबूरी वाली बात है, लेकिन यही सच्चाई है। ठीक, तो और इन्फेक्टेड एनिमल कौन कौन, चिंपैंजी, फ्रूट बैट, गोरिल्ला, मंकी, ठीक, आपका पार्क्यूपाइन भी है इसमें, एंटीलोप भी है, डेड, और मतलब ये सारे भी फाउंड एनिमल्स फाउंड हुए हैं। ठीक है, पॉसिबल रूट मैंने आपको पहले बता दिया। WHO का मेन उद्देश्य यही कि हाईएस्ट पॉसिबल है जो है हेल्थ का सभी को पहुंचाने की बात है। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इनका हेडक्वार्टर है। 7 अप्रैल 1948 को इसका जो है फाउंडेड हुआ था, मतलब ये। ठीक, अगला देखिए हमारा जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं कहूँगा फिर से एक बार। हबल स्पेस टेलीस्कोप क्या है, अब उसने काम करना बंद कर दिया है। ठीक, हबल टेलीस्कोप स्पेस में है, इसलिए हबल स्पेस टेलीस्कोप क्या है, आपका स्पेस में रहता है। खगोलविदों मतलब कि जो भी देखना है, यूनिवर्स देखना है, ये सारी चीज़ें जो है आप इस टेलीस्कोप देखते हैं। क्यों, क्या होता है कि अर्थ का और उसका जो वायुमंडल है इसके ऊपर रखते हैं, स्पेस में, अंतरिक्ष में रखे हैं टेलीस्कोप के, क्योंकि वायुमंडल की वजह से क्या होता है, कई सारी जो है आप इसके अगर यहाँ पे लगाओगे तो वायुमंडल के थ्रू आप देखोगे तो काफ़ी डिस्टॉर्टिंग फिगर और ये सब आती हैं। तो स्पेस से ज़्यादा अच्छा दिखता है, इसलिए हमने स्पेस को डाला, और इससे काफ़ी ज़्यादा उपलब्धि भी मिली है मेरे भाई, क्योंकि इसने हमें ये भी बताया है कि यूनिवर्स जो है वो एक्सपैंड हो रहा है। ठीक है, एक्सपैंड हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है ये। ठीक, जिसने कि फाउंडेशन रखा आपका बिग बैंग थ्योरी का। बिग बैंग थ्योरी में यही बोला गया था कि जो है पूरा जो ब्रह्मांड है वो धीरे धीरे एक्सपैंड हो रहा है ऐसे। ठीक, वे धीरे धीरे ऐसे बढ़ता जा रहा है। तो ये भी चीज़ें और भी कई सारे इसके एप्लीकेशन में बताएंगे। अभी क्या हुआ है कि 30 साल तक काम करने के बाद अभी ये स्पेस जो है इसका ये डाउन हो गया है, काम करना इसने कार्यरत मतलब काम करना बंद कर दिया। कुछ पेलोड में प्रॉब्लम है, और उसके जो है बैकअप वाले से भी काम करने की कोशिश की थी लेकिन कर नहीं पाए। ठीक, एक एडवर्ड हबल थे, उनके नाम पे इसका नाम रखा गया है, और ये स्पेस शटल डिस्कवरी में भेजा गया था 1990 में। और इसमें यही है बताया गया, एक्सपेंडिंग बिग बैंग थ्योरी को इसने जो है जस्टिफाई किया है, बताया इसके बारे में। और ये काफ़ी एक्यूरेट है, इमेज लेके बताता है। ठीक, और इसका साइज़ जो है बस के बराबर है, और काफ़ी टाइम से जो है ये आपका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और उसके ही बराबर मतलब हाइट पे ही ये उड़ता है, ये भी मतलब ऑर्बिट में रहता है। जितना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है 300 माइल्स हमारे अगर धरती की सरफेस से देखा है तो उतना ही आसपास जो है ये भी रहता है, ऑर्बिट करता है। लेकिन अभी तो भैया ये बंद हो गया है, तो अभी फ़ोटो वोटो खींचना इसने बंद कर देगा अभी फ़िलहाल के लिए। ठीक, 1990 में चालू हुआ था पहला, ये पहला फर्स्ट स्पेस टेलीस्कोप नहीं है, और भी पहले रहे हैं। ठीक है, और लेकिन ये काफ़ी अनुसंधान के लिए काफ़ी अच्छा जो है टूल रहा है, और पब्लिक रिलेशन एस्ट्रोनॉमी के लिए। इसके अलावा जो पहले के जो रहे हैं स्पेस टेलीस्कोप वो कौन कौन से हैं, क्वांटम गामा रे आपका जो है आपका 1991 से 2000। अब गामा रे का क्या मतलब है इसमें, मैंने आप लोगों से कई बार बोला है कि विद्युत चुंबकीय जो स्पेक्ट्रम है उसको रट डालो। गामा होती है, फिर एक्सरे होती है, फिर आपका यूवी होती है, फिर विजुअल होती है, फिर इंफ्रारेड होती है, फिर रेडियो फ्रिक्वेंसी होती है, ऐसे आता है ना, माइक्रोवेव, ये वाली सारी चीज़ें हैं। तो ये पूरी याद करो यार। तो गामा रे तो मतलब ये वाला जो ऑब्जर्वेटरी है वो गामा रे एनर्जी एमिट करने वाली जो चीज़ें उनको देखता है। वैसे चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी है, स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप है। आपका हबल स्पेस जो है 2.4 मीटर मिरर है, अल्ट्रा वायलेट विजुअल नियर इंफ्रारेड रीजन को देखता है, और ये धरती का चक्कर 95 हर 95 मिनट में पूरा कर लेता है। हबल टेलीस्कोप जो है ये नासा ने बनाया है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने भी इसकी मदद करी थी। हबल एक अकेला टेलीस्कोप है जिसको जो है जो एस्ट्रोनॉट है ना वो जाके मेंटेन करते हैं, इसके जो भी 5 मेन इंस्ट्रूमेंट है ना उन सबको रिपेयर करना, अपग्रेड करना, धीरे धीरे लगाते रहते हैं उसमें चीज़ें, और उसको अपग्रेड कर करके जो है और बेहतर से बेहतर फ़ोटो खींचते हैं। लेकिन अभी तो भाई रुक गया है। ठीक, तो ध्यान रखना। और मैं इसलिए बार बार रुक गया बोल रहा हूँ क्योंकि ये रुका है। अगर पूछ लिया कि रिसेंटली विच टेलीस्कोप हैज़ हॉल्टेड टू वर्क, तो वो वाला जो है आपका हबल स्पेस टेलीस्कोप होगा।
ठीक, 2030-40 तक काम कर सकता है, लेकिन अभी कुछ प्रॉब्लम आई है। इसने क्या क्या हेल्प करी है, जो प्लूटो है उसके आसपास भी मून है ये बताया है। ठीक, वो बिग बैंग वाला ऊपर तो मैंने आपको बता ही दिया। साथ ही साथ हबल टेलीस्कोप जो है ऑब्जर्वेशन कर चुका है 6 गैलेक्सियों का, ब्रह्मा आकाश गंगाओं का। ठीक, कि वो 6 आकाश गंगा एक साथ मर्ज कर रही थी आपस में। और इसने ये भी बताया कि ब्लैक होल होते हैं, कैसे मर्ज होते हैं, क्या चीज़ें होती हैं, ये भी हबल स्पेस टेलीस्कोप ने बताया। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है कि ग्रीन हाइड्रोजन पहल पर शिखर सम्मेलन। अभी भारत इसको होस्ट कर रहा है 22-23 तारीख तक, और ये ब्रिक्स नेशन जो है मिलके होस्ट कर रहे हैं। इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन आप लोगों को मैंने बताया था, सन जो है वो हाइड्रोजन और उसके बाद हीलियम से पूरा बना हुआ है। हाइड्रोजन जो है एक तरीके से आपका जो है फ्यूचर जो है आपका एनर्जी का स्रोत माना जाता है। ठीक, और इसीलिए न्यूक्लियर फ्यूजन और वाली जो चीज़ें हो रही है ना, जैसे चाइना ने कर लिया है, तो ये माना जा रहा है कि हाइड्रोजन इज़ द फ्यूल ऑफ द फ्यूचर। ठीक, फ्यूचर फ्यूल माना जाता है ये। और इसीलिए जो है अब हाइड्रोजन के कई लोग जो ब्रिक्स वाले हैं हमारे देश, वो आपस में जो उनको ग्रीन हाइड्रोजन इनिशिएटिव होते हैं, तो उनको आपस में साझा करते हैं एक दूसरे से, और कैसे उनको आगे और ले जाया जाए इसकी बात करते हैं। अच्छा देखिए, यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन की बात हो रही है, ग्रीन जुड़ा हुआ है। ग्रीन इसलिए जुड़ा हुआ है क्योंकि हाइड्रोजन जब हम बनाते हैं, ठीक, तो इलेक्ट्रोलिसिस से बनाते हैं। अगर इलेक्ट्रोलिसिस आप कोयले से बना रहे हो तो वो फिर ग्रीन नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि कोयला जब आप जला के बिजली बनाओगे तो उसमें कार्बन उत्सर्जित होगा, तो वो नहीं बनाएगा। लेकिन अगर आप बिजली जो है सोलर के थ्रू या फिर विंड के थ्रू बना रहे हो, तो उसकी वजह से जो क्या है कि जो आप इलेक्ट्रोलिसिस करके जो हाइड्रोजन बनाओगे वो फिर ग्रीन कहलाएगी, क्योंकि यहाँ पे कोई भी कार्बन का उत्सर्जन नहीं हुआ है। समझ में आ रही है? एक एक चीज़ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। अब प्रेस्टीजिया इवेंट जो है इसमें नेक्स्ट लेवल पे ले जा, हाँ ये बता दिया, 23 तक चलेगा ये भी बता दिया। अच्छा, इस जो ये इवेंट हो रहा है ग्रीन हाइड्रोजन इनिशिएटिव वाला, इसको भारत की तरफ से एंकर कौन कर रहा है? ठीक, संचालन कौन कर रहा है? एनटीपीसी कर रहा है, जो बहुत ही बड़ा लार्जेस्ट पावर प्रोड्यूसर है। कोल से ही बनाता है वैसे तो, यार साफ बात बताऊँ। अच्छा, ये महारत्ना पब्लिक सेक्टर है यूनिट है। ठीक, महारत्ना, नवरत्ना, ये क्या होता है, मिनी रत्ना, ये आप लोग को जो है इसकी कैटेगरी वाइज बताना है आज कमेंट करके। अच्छा, वर्चुअल सबमिट हो रही है, मतलब वही ऑनलाइन ऑनलाइन हो रही है, और सब लोग मिलके जो है इस पे हाइड्रोजन क्या फ्यूचर रहेगा, फ्यूचर ऑफ हाइड्रोजन, कैसे एनर्जी में इसको हम लोग रखेंगे, इसके बारे में बातचीत हो रही है। इंपॉर्टेंस का देखिए यही है कि दुनिया ज़्यादातर डीकार्बनाइज कर रही है, कार्बन का कम से कम उत्सर्जन हो इसकी की तरफ बढ़ रही, तो हाइड्रोजन का इसमें काफ़ी बड़ा रोल हो जाता है। बिल्कुल अमिताभ बच्चन की तरह आके हाइड्रोजन जो है आपका पूरा पलट सकता है पूरा सिनेरियो, ये चीज़ है। अगर, और देखिए यही चीज़ जो मैंने आपको बताया, रिन्यूएबल एनर्जी से इलेक्ट्रोलिसिस करके हाइड्रोजन बनाते हो तो ग्रीन हाइड्रोजन कहलाता है। और जो हाइड्रोजन आता है, ठीक, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि कोई कार्बन फुटप्रिंट है ही नहीं। ठीक, और इसकी वजह से जो है कई, लेकिन इसके अलावा भी कई सारे चैलेंजेस भी है टेक्नोलॉजी के तौर पे, एफिशिएंसी, दक्षता, फाइनेंशियल, और ये सारी चीज़ों को एड्रेस अभी करना बाकी है। एटॉमिक नंबर कितना है? 1। एटॉमिक वेट कितना है? ये देखिए, ठीक है। और क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है। एप्लीकेशन इसका देखिए यही है, कई सारी चीज़ें हैं। जैसे आप लोगों ने पढ़ा है अमोनिया, अमोनिया क्या होता है? NH3, हाइड्रोजन आ रहा है ना, मेथनॉल हो गया। तो ये सारी चीज़ें फर्टिलाइज़र में, मोबिलिटी में, पावर में, केमिकल में, शिपिंग में, सब में यूज़ हो सकती है। ग्रीन हाइड्रोजन को आप जो है ब्लेंड कर सकते हो 10% तक, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन में डाल दो, ठीक है, और इसके थ्रू जो है ये सारी चीज़ें चलाओ, और मोबिलिटी हो, ये सारी चीज़ें, तो और ज़्यादा जो है कार्बन उत्सर्जन कम होगा। इसके अलावा जो स्केलिंग ग्रीनिंग ऑफ हार्ड टू अबेट, जो स्टील और सीमेंट सेक्टर है ना, इसमें भी अगर ग्रीन हाइड्रोजन के जरिए एनर्जी को दिया जाए तो ये बहुत बड़े सेक्टर हैं यार, जिसमें जो है कार्बन का उत्सर्जन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है इनको एनर्जी देने के लिए। तो काफ़ी ज़्यादा उसमें जो है हम लोग क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन का यूज़ कर सकते हैं। आज से देखिए हमारा जो क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल से मैंने आज पूछा है, IR इंटरनेशनल रिलेशन से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है 23 जून का, क्वेश्चन नंबर है आपका 38। इसमें ये कहा जा रहा है कि सार्क और बिम्स्टेक के बीच में आपको कंपैरिजन करना है। अब कंपैरिजन ये करना है, पहले तो इनका मैप वैप बना के आप दिखा सकते हो, ठीक, उसमें जो है आप क्यों हम सार्क से, अभी क्या हो रहा है कि सार्क से हम बिम्स्टेक की तरफ जा रहे हैं, ठीक, तो ये इसकी वजह से आप दोनों में आपसे पूछ सकता है वहाँ पे क्वेश्चन कि दोनों में डिफरेंशिएट करो, कंपेयर करो, क्योंकि अब कुछ अच्छाइयाँ होंगी ना जो बिम्स्टेक की तरफ जा रहे हैं, और इसकी कुछ प्रॉब्लम्स होगी, तो एज ए सोल्यूशन हमने देखा है बिम्स्टेक को, तभी तो जा रहे हैं ना इसकी तरफ। तो दोनों के बीच में आपको कंपेयर करना है। ब्रिक्स जो है आपको देखिए 5 देश हैं आपका, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका 2010 में जुड़ा था, जून 2006 में हुआ। ब्रिक्स टावर इसका जो है आपका यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क जो है
61वीं जो सेशन चल रही थी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की, वहाँ पे हुआ था। पहला ब्रिक्स समिट जो हुआ था आपका येकाटेरिनबर्ग में हुआ था। और इसमें देखिए, और जो सितंबर फॉर्मेशन जो है 16 जून 2009 को पहला ब्रिक्स समिट हुआ था, जो मैंने आपको बता दिया। और हम लोग आ गए अपने फेडरल सेक्शन पे, जिसका नाम है कौन बनेगा ISPC। इसमें हम लोग प्रीलिम्स के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं इसको देखते हैं। देखिए, WHO का M योगा ऐप आया है, मोबाइल ऐप है। इससे संबंधित कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना कौन सा सही है, कौन कौन से सही है, कौन कौन से गलत है। निकालो ऑप्शन, देखो, सिली मिस्टेक मत करो। देखो, ये कोलैबोरेशन है, एक सहयोग है आपका WHO और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के बीच में, ठीक, जो M योगा ऐप बनाया गया है, बिल्कुल ठीक है। ये फ्रेंच, इंग्लिश और हिंदी भाषाओं में उपलब्ध है, बिल्कुल ठीक है। और ये प्रोवाइड करेगा वीडियो ट्रेनिंग और ये सारी चीज़ें, योगा वोगा करने कैसे करें, कैसे लैंग्वेज में, तो ये भी ठीक है। इसलिए सारे स्टेटमेंट्स में सही हैं। ये योगा को बढ़ाना है, वन वर्ल्ड वन हेल्थ पे हम लोग जो है फोकस कर रहे हैं। मोदी जी ने ये बोला भी था अभी, और मोदी जी ने लॉन्च भी किया WHO M योगा ऐप 7th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा पर, ठीक, जो कि कब होता है, 21 जून को होता है। अब देखिए, निपा वायरस से संबंधित एक काफ़ी अच्छी न्यूज़ आई है, इसलिए अलग क्वेश्चन यहाँ पे डाला गया। लेकिन क्वेश्चन में ये बोला गया है कि जो कथन गलत हैं वो वाला आपको ऑप्शन देख के मार्क करना है। देखिए, NIV जो है ये आपका मेंबर है फैमिली पैरामिक्स ओविरिडे जीनस हेनिपा वायरस का, ठीक है ना। ये निपा वायरस जो है इसका मेंबर है, हेनिपा वायरस का, बिल्कुल सही है। ये इन्फेक्शन जो होता है वैसे ही होता है जैसे इंसेफ्लाइटिस जो होता है ना, मस्तिष्क में सूजन हो जाए तो उसकी तरह होता है। और ये काफ़ी माइल्ड टू सीवियर इलनेस या इवन डेथ भी कर सकता है। अभी क्या हुआ है, क्रॉस सेक्शनल सर्वे हुआ, ठीक, ICMR जो है क्रॉस सेक्शनल मतलब हर कई सारे सेक्शन का कई सारे लोगों ने सर्वे किया, फिर उसको हमने एक दूसरे से जांचा। ICMR और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जो है वायरस पे जो वर्क करती है, इसने देखा, पिक किए, सैंपल्स किए कई सारों से, और देखा गया कि एंटीबॉडी जो निपा वायरस के खिलाफ काम कर सकें, ये देखे कई सारे बैट की, चमगादड़ों की स्पेशीज में। और कौन सी केव में, अजंता की केव में, ठीक। तो ये सही है क्या, देखिए, अजंता केव में नहीं हुआ है, महाबलेश्वर की केव में हुआ है, इसलिए तीसरा गलत है और C आंसर हो जाएगा। लेकिन एक चीज समझ रहे हो कि केव आपको पढ़नी चाहिए, अजंता वाली तो है ही दे रखा, एलोरा आपको पढ़ना चाहिए, ठीक, महाबलेश्वर पढ़ना चाहिए, ठीक, भीमबेटका, ये सारी चीज़ें कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ सकता है वो, ठीक, महाबलेश्वर में हुआ है, ठीक। तो ये ले आप लोग जो पढ़ लीजिए, किसी के साथ में हम लोग का आज का सेशन खत्म होता है। अगर आप लोग को पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिए, लाइक का बटन तोड़िए, शेयर और सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, ताकि हम लोग का जो ये मिशन है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का संरक्षण करा सकें एक समग्रता से पढ़ाते हुए करंट अफेयर को। तो इस मिशन को आगे बढ़ाना है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हैं। और अगर आप लोग को UPSC और EPFO का कंप्लीट पेड ग्रुप या फिर सिर्फ टेस्ट सीरीज का पेड ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं इन नंबर्स पे कॉल करके 8564880530 9696060689 पे। चलिए, कल फिर से मुलाकात होगी आप लोगों से सुबह 6 बजे। तब तक के लिए आप लोगों से लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है, वंदे मातरम।